अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो पास पेपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं डॉपलर इफेक्ट के, और साथ ही साथ जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि डॉपलर इफेक्ट हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों को बच्चे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले, चूंकि मेरा बेटा ये डॉपलर इफेक्ट की सीक्वेंस में दूसरा लेक्चर है, तो आपका लेक्चर नंबर 16 का देखा होना ज़रूरी है। मोटी मोटी बातें मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि कॉन्सेप्ट का आपको सही से फील आए तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसका डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन, सब का सब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है भैया, चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, पास पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये वेव्स का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि सारे टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट इन 17 लेक्चर्स में वेव्स के कवर हो चुके हैं। आपके सामने बच्चे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस पर जाने से पहले अगर मैं थोड़ा सा पार्ट आपको डॉपलर इफेक्ट का रिवाइज करा दूं। डॉपलर इफेक्ट था क्या? हमने ये देखा था कि अगर सोर्स कोई वेव इमिट करता है, लाजमी नहीं है कि वो साउंड वेव हो, कोई सी भी वेव हो सकती है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, लाइट वेव हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, और एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो कि वो वेव डिटेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर कोई साउंड वेव है तो साउंड का वेव ट्रेवल करता हुआ इस ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी वो होती है जिससे इस सोर्स ने वो वेव इमिट किया होता है, एक फ्रीक्वेंसी वो होती है जो इस ऑब्जर्वर को मिल रही होती है। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिल रही होती है जिसे हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दैट इज बीइंग डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर या लिसनर, वो कम या ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगर आपने नोट किया होगा, हमारा पहला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। जब आप किसी ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन दूर से आपके पास आ रही होती है, अपना विसल, अपना हॉर्न साउंड करती हुई आ रही होती है। जैसे जैसे वो ट्रेन नजदीक आती है आपको आवाज ऊंची सुनाई देती है, पिच बढ़ जाती है, श्रिलनेस बढ़ जाती है। फिर मान लो वो स्टेशन में रुकने के बजाय चली गई हॉर्न साउंड करते हुए। अब जैसे जैसे वो दूर जा रही है आवाज मध्यम होती जा रही है, पिच कम होती जा रही है। तो आप ऑब्जर्वर हो, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो जब ट्रेन करीब आ रही थी तो बढ़ती जा रही थी, जब ट्रेन दूर जा रही है तो कम होती जा रही है। सेम इज द केस अगर आप रोड पे खड़े हुए हो, एम्बुलेंस दूर से आपकी तरफ आ रही है, जो पिच आपको मिल रही है वो बढ़ती जा रही है, आपको आवाज सायरन का ऊंचा ऊंचा सुनाई दे रहा है। एम्बुलेंस दूर निकल गई, सायरन की आवाज की पिच क्या हो रही है? कम हो रही है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, वो हमने पूरा लेक्चर 16 में डिस्कस किया है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर वो चेंज होती है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। अगर दोनों के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस कम होगा, चाहे ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो सोर्स के, या सोर्स करीब आ रही हो, या दोनों करीब आ रहे हो, इस केस के अंदर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अगर दोनों के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, चाहे सोर्स दूर जा रही हो, चाहे ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, चाहे दोनों दूर जा रहे हो, इस केस के अंदर जो डिटेक्टर यानी कि ऑब्जर्वर, लिसनर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो कम होगी उस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में जो सोर्स ने क्या की थी, प्रोड्यूस की थी। क्लियर हो गया बच्चे? साथ ही साथ हमने एक पॉइंट यह भी देखा था कि मेरा बेटा जब कभी भी आपके पास ऑब्जर्वर मूव करता है, जब कभी भी कौन मूव करता है, मान लो ऐसे आपके पास साउंड वेव ट्रेवल करती हुई आ रही है विद सम स्पीड v, अगर ऑब्जर्वर मूव करता है इसी तरफ, मान लो यहां सोर्स है, अगर ऑब्जर्वर आपका सोर्स की तरफ मूव करता है विद सम वेलोसिटी v नॉट, तो इस ऑब्जर्वर को मिलने वाली जो साउंड वेव्स है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो बन जाएगी v प्लस वी नॉट। यानी कि जिस स्पीड से ये वेव्स इसके पास आएंगी वो बढ़ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v प्लस वी नॉट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर ये ऑब्जर्वर अवे मूव करता है तो इसके पास आने वाली ये जो वेव्स हैं ये किस स्पीड से आ रही हैं, v से, इसके पास आने वाली जो वेव की स्पीड है वो हो जाएगी v माइनस वी नॉट। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है भैया, ये सब का सब हमने लेक्चर नंबर 16 में बहुत तफसील से डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली मान लीजिए ऑब्जर्वर यहां पे मस्त रुका हुआ है अपनी जिंदगी में, ये सोर्स है, अगर सोर्स इसकी तरफ आ रहा है विद सम स्पीड vs, तो जो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ मिलेगी, वेवलेंथ जो लंबाई वेव की मिलेगी वो पहले के मुकाबले में कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस वेवलेंथ मिल रही होगी। और अगर
सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो जो वेवलेंथ मिलेगी वो पहले के मुकाबले में एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी या पहले के मुकाबले में बढ़ करके मिल रही होगी। फिर मीडियम को अगर आप मूव करा दो किसी स्पीड से कि जिसमें साउंड ट्रेवल कर रही है, उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी हमने देखा था। साथ ही साथ अगर दोनों के दरमियान का रिलेटिव मोशन जीरो है, दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, तो एक की स्पीड दूसरे की और दूसरे की स्पीड पहले के लिहाज से अगर जीरो है या दोनों का डिस्टेंस दरमियान का चेंज नहीं हो रहा, तो जो फ्रीक्वेंसी वो इमिट करेगा वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या होगी, एज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। क्लियर हो गया बच्चे? अगर इसमें जरा सा भी डाउट है तो आगे का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, तो टाइम वेस्ट करने के बजाय लेक्चर 16 पहले देख लेना। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन मेरा बेटा आपके सामने आ रहा है आगा खान 2014 से। अच्छा, ये सवाल एज इट इज आपको बलूचिस्तान बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों की एग्जांपल्स में मिल जाएगा या एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम में मिल जाएगा। आगा खान यूनिवर्सिटी ने 2014 में ये पूछा, मेडिकल का पेपर। ट्रेन इज अप्रोचिंग अ स्टेशन एट 108 किलोमीटर्स पर आवर साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। व्हाट विल बी एफ प्राइम? अच्छा, जहां कहीं भी एफ प्राइम लिखा हो, या वैसे तो लिखा हुआ यहां पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी था, मैंने आसानी के लिए एफ प्राइम कर दिया, तो समझ लेना ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर को मिल रही है। एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म क्या होगी? देखो, ट्रेन आपके पास आ रही है कहां पे? स्टेशन पे, एट 100 किलोमीटर्स पर आवर। सबसे पहले तो आप यहां पे सोर्स की स्पीड लिख लो, वीएस से मुराद सोर्स की स्पीड कितनी दी हुई है भाई? 108 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड दी हुई है हमें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई साहब, इसे कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकंड में। क्यों? एसआई यूनिट में चल रहा है गेम यहाँ पे सारा, ठीक है। एसआई यूनिट में वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दी हुई है। तो जनाब आपके पास 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में आपके पास 60 सेकेंड होते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये 2 0 से 2 0 मर गए। अब मजीद सॉल्व अगर आप इसे करो तो ये आपके पास 2 5 हो गया 10, और 2 3 क्या हो गया 6। ये बन जाएगा मेरा बेटा 108 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे सिर्फ 5 बचा, और अपॉन में 6 3 क्या हो गया 18। तो कई सारे जब आप टीचर के नोट्स देखोगे ना, वो आपको ये भी कहते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो यही चीज़ है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर थे, 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, ऐसे करके ये फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया 5/18। चाहो तो अब आप भी याद रख लेना भाई, 18 का टेबल पढ़ लो भाई। 18 5 आपके पास होता है 90, और 18 6 आपके पास क्या होता है 108। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ट्रेन स्टेशन की तरफ कितनी रफ्तार से आ रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है। साउंडिंग अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। जहन में रखिएगा, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि चेंज नहीं होती किसी भी केस में। सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से साउंड या वेव इमिट कर रहा होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऑब्जर्वर को वो फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के और सोर्स के दरमियान के रिलेटिव मोशन पर, ठीक है। करीब आ रहे होंगे तो बढ़ के मिलेगी, दूर जा रहे होंगे तो कम होके मिलेगी। आगे कहता है व्हाट विल बी एफ प्राइम। एफ प्राइम क्या होगा? एज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर दैट इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। आपका ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है, रुका हुआ है, खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। तो मैं कह सकता हूं ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड है। समझ आती है बात की? अच्छा, अब बस हो गया हमारा सवाल। और आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है कितनी है मेरे बच्चे? 340 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये आपका ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट में है, रुका हुआ है। ये सोर्स है मेरा बेटा जो कि क्या हो रहा है? करीब आ रहा है। नजर आ रही है आपको ये बात? ऐसे ही इस केस में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था? एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस का वी एस इंटू एफ। यही फॉर्मूला था। अगर आपका दिल करता है आप इसको दोबारा से निकालना भी सीख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखो, जब ये सोर्स मेरा बेटा करीब आएगा, इसके करीब आ रहा है, तो पहले के मुकाबले में वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो आप पूरा कंप्रेस वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लो, लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी, और इसकी मदद से आप ये काम करके आ सकते हो, ये चीज ड्राइव कर सकते हो। हमने भी तो ऐसे निकाला था, एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। यहां पे जो जिस स्पीड से इसके पास साउंड आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, क्योंकि सोर्स कहां मूव कर रही है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बातें आपको तभी समझ में आ रही होंगी अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है बरन हमारे पास, अगर जो आपका सोर्स है वो मूव कर रहा हो टुवर्ड्स क्या? स्टेशनरी ऑब्जर्वर। वैल्यू पुट कर देंगे,
v का वैल्यू क्या है 340, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है मेरे बच्चे 1000 बटे में v माइनस का vs, तो v कितना है 340 और vs कितना है भैया, vs है आपके पास 30। ऐसे ही सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब हो गया 10 पावर 3 अपॉन में 340 में 330 निकाला 310। क्लियर है मेरा बेटा, ये हो गया आपके पास चला गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कैसे सॉल्व करेंगे, 31 के टेबल से इसे काटोगे 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे कैसे भैया 31 1 सा क्या होता है 31, 34 में से 31 निकाला क्या बचा 3 बच जाएगा, 3 आ गया। डेसिमल के बाद एक जीरो लगा सकते हैं, 31 के टेबल में 30 या उससे छोटा नंबर नहीं आता, यहाँ जीरो लगाओ एक और जीरो लगा देंगे। अब 31 9 सा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। इसको इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट इसमें क्या कहता है, इफ द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम हिम विद द सेम स्पीड। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे रुका हुआ है, ये ऑब्जर्वर है जो कि रुका हुआ है और ये ट्रेन इससे क्या हो रही है दूर जा रही है, ट्रेन इससे दूर जा रही है विद द सेम स्पीड। स्पीड आपको पता है 30 मीटर पर सेकेंड। अब की बार वेवलेंथ पहले के मुकाबले में क्या होगी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ एक्सटेंड कर जाएगी, वेवलेंथ फैल जाएगी। अब इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होगा एफ प्राइम विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वी एस इंटू एफ। वी की जगह पे आप रखोगे 340 दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, एफ की जगह पे आप रखोगे 1000, ये v प्लस वी एस, तो 340 प्लस 30 करोगे क्या बन जाएगा 370 बन जाएगा। तो आपका बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई बाय एफ। कैलकुलेशन आपने करनी है और आंसर आप मैच करोगे। ठीक है, मैं आंसर यहां पे लगा भी दूंगा, बाकी आप कमेंट में मुझे बताना कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका मेरे दिए गए आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनटीएस ने 2022 में पूछा। एनटीएस एक इदारा है जो पहले मेडिकल का टेस्ट सिंध में कंडक्ट करता था, अब तो वो डाउ कर रहा है खुद से। अभी वरन एनटीएस जो है ना वो आपके पास कुछ लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट कंडक्ट करता है, कॉमसेट्स का करता है, इसी तरह से आपके पास जो बलूचिस्तान के अंदर खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका भी करता है, और भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट कंडक्ट करता है। मतलब एक अच्छा इदारा है जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है। कहता क्या है, अच्छा यही सेम क्वेश्चन आपको सिंध बोर्ड की एग्जाम्पल प्रॉब्लम में भी मिलेगा जो भी नई किताब आई है। सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज दैट आर 0.5 एंड 0.2 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये जो आपका सोर्स है ये भी इधर आ रहा है और ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये एक सोर्स है एक ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इस केस के अंदर मेरा बेटा मैंने फॉर्मूला आपको बनाना सिखाया था। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था सबसे पहले सोर्स को डालो भाड़ में। देखो साउंड आपके पास ऐसे आ रहा होगा, साउंड ऐसे आ रहा होगा, साउंड को हमेशा वही लेते हैं जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होता है, वरना वेव तो 3 डायमेंशनल है, हर तरफ जा रही होगी आपके पास। ठीक है, हम वही वाली डायरेक्शन लेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होती है, ऐसे आ रही है। अब देखो ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है विद सम स्पीड v0, तो ऑब्जर्वर को मिलने वाली जो वेव्स की रफ्तार है वो v नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी v प्लस v0, क्योंकि 1 सेकेंड में जो वेव है वो v मीटर आगे आई, उसी सेकंड में ऑब्जर्वर भी v0 मीटर आगे आ गया, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी v प्लस का v0। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलरली अब ऑब्जर्वर को बाहर में डालो, सोर्स को देखो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी तो पहले के मुकाबले में वेवलेंथ श्रिंक कर जाएगी, कंप्रेस कर जाएगी जो ऑब्जर्वर को मिल रही होगी, तो ये बन जाएगा v माइनस का vs। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ये बात। अब क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटीज जो कि हैं 0.5 एंड 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड रिस्पेक्टिवली। यानी आपको सोर्स की वेलोसिटी दी है 0.5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दी है 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा लाके पुट कर ले भाई, यहाँ पे एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी नॉट। तो वी आ गया एज इट इज, वी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी वी नॉट की जगह पे क्या आएगा 0.2 इंटू वी, 0.2 इंटू वी आएगा अपॉन वी माइनस वी एस की जगह पे क्या आएगा 0.5 इंटू वी। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है ना 2000 हर्ट्ज दी हुई है फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चे कितनी 2000 हर्ट्ज। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। अच्छा सवाल चेक करो,
इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि एफ प्राइम निकालो, इन्होंने क्या कहा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। पहले इस बात को समझो, जब कभी भी आपको परसेंटेज चेंज बोले ना तो एग्जामिनर ये सवाल कैसे कैसे पूछ सकता है। बच्चे आपने निकालना ये है डेल्टा एफ अपॉन एफ, ये निकालना है। इसको अपन लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रैक्शनल चेंज एक जनरल टर्म है। अगर कभी जिंदगी में आप फिजिक्स के अंदर ऊपर कोई क्वांटिटी y लिखो, उसका चेंज लिखो, और नीचे y का इनिशियल वैल्यू लिखो। देखो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने ऊपर लिखा चेंज इन y कुछ भी हो सकता है, कोई वेवलेंथ हो सकता है, कोई वेलोसिटी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन y कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और नीचे मैंने उसी y की क्या लिख दी भाई, इनिशियल वैल्यू ऑफ y। डेल्टा y कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो y फाइनल माइनस y इनिशियल ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, y इनिशियल। ये पूरी चीज मिला के क्या कहलाती है बच्चे, फ्रैक्शनल चेंज इन y। अब देखो डेल्टा f अपॉन एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट यहां नहीं लिख रहा है ताकि आप परेशान ना हो। एफ भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी, एफ थी ना। अरे भैया पूरे डॉपलर इफेक्ट में चल क्या रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स इमिट कर रहा है वो क्या है, एफ है, जो ऑब्जर्वर को मिल रही है वो एफ प्राइम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एफ बताओ, तो डेल्टा एफ क्या होगा, एफ प्राइम माइनस एफ, ऑब्जर्वर को मिलने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस सोर्स की इमिट की भी फ्रीक्वेंसी। अब कई जगह पे इसको किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं, एफ ए माइनस एफ एस, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे मर्जी लिख लो यार, जो अच्छा लगे लिख लो, ठीक है। इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी क्या, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी वो तो एफ ही थी ना भाई, वो क्या थी, एफ ही थी, और यहां के मुकाबले में देखेंगे तो वो एफ एस हो जाएगी। एफ एस बोले तो एफ एस क्या है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी भाई। ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज। अब अगर मैं इसी फ्रैक्शनल चेंज को बच्चे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन एफ। क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एफ। ये याद रखना, फिजिक्स में अगर कभी बोले परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालो, यही तरीका है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन लेंथ निकालो, ऐसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड निकालो, ऐसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी निकालो, ऐसे निकालेंगे। सही। तो भाई साहब आपने यहां से पहले एफ प्राइम मालूम करना है, आ जाओ भाई मालूम कर लेते हैं एफ प्राइम। तो एफ प्राइम यहां से अगर मैं वी कॉमन ले लूं भाई साहब, ऊपर से भी नीचे से भी, तो यहां बचेगा मेरे पास 1 प्लस का 0.2, यहां बचेगा 1 माइनस का 0.5, मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास 2000। ऐसे ही है, वी से वी मर गया। 1 प्लस 0.2 कितना होता है, 1.2। 1 माइनस का 0.5 कितना होता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2000। ऐसे ही यहां अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2000। भाई 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका डेसिमल भी आगे गया, इसका भी आगे गया। 5 के टेबल से कैंसिल कर दे भाई, 5 4 होता है 20, 0 0 एज इट इज आ गया। 400 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 0 0, 12 0 0, 12 4 क्या होता है, 12 4 होता है 48, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा वो कितनी है, 4800 हर्ट्ज की है। दोनों करीब आ रहे हैं, तो ये तो तय था ना कि फ्रीक्वेंसी जो सोर्स इमिट कर रहा है उसके मुकाबले में ज्यादा सुनाई देगी ऑब्जर्वर को। तो सोर्स इमिट कर रहा है 2000 हर्ट्ज, और इसको पता कितनी चल रही है, 4800 हर्ट्ज। आपसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा एफ क्या है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, डॉपलर शिफ्ट कहते हैं जिसे। तो ये आ जाएगा आपके पास 4800 माइनस एक्चुअल कितना था 2000 बटे में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2000, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। 2 0 से 2 0 मर गए। 4800 माइनस का 2000, 4800 माइनस का 2000, ये बन गया 2800। यहां तो 2 0 से 2 0 मर गए, ये बचा 20। 0 से 0 मर गया, 2 1 2, 2 4 8, और ये 0 एक एज इट इज बच गया। 1 0 से 1 0 मरा था, 1 0 यहाँ डिवीजन में था। तो क्या आंसर आ रहा है 140%, यानी कि आपने परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। लिसनर के लिहाज से कितना परसेंटेज चेंज आया, 140% का चेंज आया है। का क्लियर हो गया, फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलो छाप लो जल्दी से। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और एनटीएस ने 2021 में पूछा, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है।
मेरे बच्चे 2 सवाल आपके सामने और मेंशन हैं। सबसे पहला सवाल ETEA एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी 2005 जो KPK के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल के टेस्ट कंडक्ट करने की जिम्मेदार है, उसका सवाल आपके सामने मेरा बेटा मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेरा बेटा, अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। Suddenly it blows a horn with a frequency f is equal to 100 hertz. If the speed of sound in air is 330 meter per second, find the apparent frequency heard by a passenger. अच्छा यहाँ तक ये सवाल, heard by a passenger sitting in the train. वीडियो को आपने पॉज करना है, तसल्ली से आप ये सवाल जो ETEA 2005 का अटेम्प्ट करो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो बच्चे, अब इसके अंदर हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान का रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट है, आसान भाषा में सोर्स ऑब्जर्वर के लिहाज से या ऑब्जर्वर सोर्स के लिहाज से अगर मूव नहीं कर रही, इनके दरमियान में फासला कम ज़्यादा नहीं हो रहा, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो आप नोट करो, ये जिस पैसेंजर साहब की बात की जा रही है कि इनको क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये पैसेंजर कहाँ पे है? ही और शी इज सिटिंग इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठे हुए हैं। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हुए और वो गाड़ी मूव कर रही है तो जो गाड़ी की रफ्तार होगी वही आपकी रफ्तार होगी। गाड़ी आपके लिहाज से और आप गाड़ी के लिहाज से रेस्ट में हो, बाहर वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से आप दोनों मूव कर रहे हो। पहले भी मिसाल दी है कि अगर एक बस चल रही है, उस बस में ड्राइवर और आप बैठे हुए हो, आपके लिहाज से ड्राइवर और ड्राइवर के लिहाज से आप रेस्ट में काउंट होगी, क्योंकि आप दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा। या ऐसे समझ लो आप दोनों एक ही रफ्तार से मूव कर रहे हो। तो पैसेंजर कहाँ है? ट्रेन में है। तो जो ट्रेन मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, पैसेंजर भी इतने से ही मूव कर रहे हैं। जब पैसेंजर इतने से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। नो रिलेटिव मोशन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यानी कि ना तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगी वेव की ऑब्जर्वर तक आने की, ना अपेरेंट वेवलेंथ चेंज हो रही होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स इमिट करेगा वही ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा, यानी कि इसे क्या मिलेगा? 100 हर्ट्ज मिल रहा होगा। सवाल पूछा गया ETEA 2005 में। क्लियर हो गया? चलो छाप लो। अगला सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो प्यास में पूछा गया, इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हैं कि आपको टोटल कॉन्सेप्ट का पता होना क्यों जरूरी होता है। सवाल चेक करो। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल बलूचिस्तान बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम में भी शामिल है, जो मैं आपको इसके बाद होमवर्क में दूंगा। और इसी तरह का एक सवाल और बच्चे वो पूछा जा चुका है NTS के पास पेपर्स के अंदर, गालिबन NTS के 2010 के पास पेपर में पूछा गया था। NTS के 2010 में इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक बलूचिस्तान बोर्ड का सवाल दूंगा और एक NTS 2010 का सवाल दूंगा, जो इसकी बेस पे आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो देखो सवाल क्या कहता है, और सवाल को एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करो। कहता है पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ फ्रॉम बिहाइंड। सही है, वैसे बिहाइंड कहने की जरूरत नहीं थी, चेज पीछे से ही होता है। ये मान लो आपके पास एक पुलिस वाले भाई हैं, ये मान लो आपके पास एक चोर है। कराची की सड़क की बात चल रही है। पुलिसमैन इज चेजिंग द थीफ फ्रॉम बिहाइंड व्हाइल राइडिंग ऑन अ बाइक। अच्छा, पुलिस वाले भाई साहब बाइक के ऊपर है और विच इज मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर के ऊपर हमारे पुलिस वाले भैया चोर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। थीफ इज ऑल्सो राइडिंग ऑन अ बाइक, चोर भी बाइक के ऊपर है और मूव कर रहा है विद 72 किलोमीटर पर आवर, तेज भाग रहा है, अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है उसको, 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है। When the पुलिस वाला blows a horn of f is equal to 200 hertz, यहां से भाई साहब ने एक हॉर्न ब्लो किया जो जाहिर है ऐसे जाएगा ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर यहां पे थीफ है, और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f प्राइम फॉर द थीफ विल बी, इसको क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी? अब बच्चे आप नोट करना, कोई भी किताब उठा के देख लो आप, आपकी टेक्स्ट बोर्ड के अंदर जो है उसमें या तो दोनों का करीब आना सिखाया जाता है या दोनों का दूर आना सिखाया जाता है। लेकिन जब मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, लेक्चर नंबर 16 कराया था, उसमें मैंने ये भी बताया था अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा, दोनों इधर एक डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा, और स्पीड ऑफ साउंड दोनों में एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो ये सूरत हाल है।
अब हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, हमें फॉर्मूला तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक काम ये कर लो, इसमें सोर्स तय कर लो कौन है, पुलिस वाला सोर्स है 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो जनाब 18 1 जा और 18 3 जा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मीटर पर सेकंड से पुलिस वाले भैया भाग रहे हैं। ऑब्जर्वर जो आपका चोर है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो ये बन जाएगा 18 4 जा 4 5 जा कितना होता है भाई 20 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्वर यहाँ पे ये चोर है ना, इसको साउंड का हॉर्न सुनाई दे रहा है, वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू, देखो ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी आती है, नीचे रिलेटिव वेवलेंथ आती है। देखो फिलहाल सोर्स को भाड़ में डालो, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, चेक करो, ऑब्जर्वर अवे जा रहा है फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर यहां रुका रहता तो ये जो वेव है इसके पास आने की वेलोसिटी होती v, अब ये दूर जा रहा है, इसका मतलब ये जो वेव इसके पास आएगी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी v माइनस वी नॉट। पढ़ चुके ना ये बात। अगर ऑब्जर्वर उस डायरेक्शन में जाए जहां पे सोर्स है तो ये v प्लस वी नॉट होता है, अभी अवे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा v माइनस का वी नॉट। समझ आती है, ये क्या बन जाएगा आपके पास v माइनस का वी नॉट बन जाएगा। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वर को भाड़ में डालो, आप सिर्फ सोर्स को देखो। अभी जरा आप नोट करो, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। अगर सोर्स यहीं रुकी रहती तो वेवलेंथ इतनी बड़ी होती, अब सोर्स करीब जा रही है तो वेवलेंथ पहले के मुकाबले में श्रिंक हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि आपके पास ये बनेगा v माइनस का vs बन जाएगा। श्रिंक हो जाएगी तो माइनस साइन आएगा, एक्सपेंड हो जाएगी तो प्लस साइन आ जाएगा। बन गया फॉर्मूला आपका, ये ड्राइव भी कराया मैंने। f प्राइम विल बी इक्वल टू, f कितना दिया हुआ है, f आपको दिया हुआ है मेरे बच्चे 200, स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है 330, v नॉट कितना दिया है भाई, v नॉट दिया है आपको 20, v माइनस और ये v हो गया आपका 330, vs कितना है बच्चे, vs आपका है 15, ये आ गया आपके पास, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 330 में से 20 निकाल दो क्या बचा 310, 330 में से 15 निकाल दो क्या बचा 315 ही बचेगा मेरा ख्याल है, ऊपर आ गया 200। कैंसिलेशन कर लो 5 के टेबल से, 5 6 होता है 30, 31 में से 30 गया 1 बच गया, 5 3 क्या होता है 15 होता है, 5 6 30, 1 यहाँ आ गया, 5 2 होता है 10। मजीद काट लेते 7 के टेबल से, 7 9 63, 7 8 होता है बच्चे 56, 62 में से 56 गया तो बचा आपके पास 6 बचा गालिबन। 7 के टेबल में 6 तो नहीं आता तो डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 लगा लो। 7 8 फिर से क्या हो गया 56, 60 में से 56 गया तो 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ, एक 0 लगा सकता हूँ। 7 5 हो गया मेरे पास 35, 40 में से 35 गया 5 बचा, 0 लगा सकता हूँ। 7 7 होता है 49, ऐसे ही है, 7 7 होता है 49। अच्छा मैं कम से कम 4 डेसिमल डी तक लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 0 लगे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। 7 7 हो गया 49, 50 में से 49 गया 1 बचा, डेसिमल लगाया, 7 1 हो गया 7, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या बचा यहाँ पे भाई, ये बन गया आपके पास 8.8571 मल्टीप्लाई बाय 200 और अपॉन में क्या चल रहा है भाई 9 चल रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले 200 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 100, जब ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से डेसिमल 1 और 1 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि ये बनेगा 885.71, ये बनेगा ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में आ जाएगा आपके पास क्या 9। सॉल्व कर ले भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 1 2, 2 7 14, 4 आया 1 गया, 2 5 10 + 1 11, 2 8 16 + 1 17, 2 8 16 + 1 17, अपॉन में आ गया आपके पास 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, 9 1 होता है आपके पास 9, 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8, 8 यहाँ आ गया भाई। 9 के टेबल में 87 से छोटा नंबर कहाँ आता है 9 पे ही आता है, 9 9 होता है 81, 87 माइनस 81 क्या हुआ भाई साहब 6 हुआ, 6 यहाँ आ गया। 9 के टेबल में 61 या उससे छोटा नंबर कहाँ आता है 6 पे आता है, 9 6 होता है 54, डेसिमल लग गया मुझे, डेसिमल यहाँ लगा हुआ था, 61 में से 54 गया तो 6 + 1 7 यहाँ पे आ गया। 9 8 होता है 72, 2 यहाँ आ गया, 9 2 होता है 18, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बनता है भाई 196.82 हर्ट्ज। आप नोट करो, जो चोर को सायरन सुनाई दे रहा है वो कितना दे रहा है 197 हर्ट्ज का तकरीबन सायरन सुनाई दे रहा है। क्यों, ये तो करीब ही नहीं आ रहे, दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो फिर क्यों हो रहा है सोच के देखो।
सवाल क्या है मेरा? सवाल ये है, जब करीब आते हैं डिस्टेंस कम हो रहा होता है तो क्या होता है? ऊंची फ्रीक्वेंसी आती है। दूर हो रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा होता तो फ्रीक्वेंसी उतनी रहती है। ये क्या देख के पता चल रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं या दूर जा रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता ये दूर जा रहे हैं। इसने कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड निकाला था? 200 हर्ट्ज का। इसको मिल कितना रहा है? 196.82 हर्ट्ज। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द चोर इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं। और ये आपको यहां से भी नजर आ रहा है। देखो यहां से नजर आ रहा है आपके पास, पुलिस वाला 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। पुलिस वाला 1 सेकंड में 15 मीटर आगे आएगा, चोर 1 सेकंड में 20 मीटर आगे जाएगा। तो 20 माइनस 15, 5 मीटर हर सेकंड में चोर पुलिस से दूर जाता जा रहा है। क्लियर हो गया? अब आपके सामने स्क्रीन पे 2 सवाल आ रहे होंगे, एक एनटीए 2010, एक बलूचिस्तान बोर्ड का एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लेक्चर में जो भी चीजें होती हैं ये काम की हैं और इनसे आपसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैंगे। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने बेसिक अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सारे देख लिए। अब डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज होते हैं, सोनिक बूम, शॉक वेव, मैक नंबर, इन सारी चीज़ों को लेकर उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और इससे रिलेटेड हमारे 2 एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू माजी में आए हुए हैं। देखो बच्चे, साउंड वेव आपके पास जो प्रोपेगेट करती है ना, उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मान लो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है, तो साउंड वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हैं हर डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर मौजूद होता है, वरना ऐसे प्रोपेगेट कर रही होती है। अभी आपके पास सूरत हाल क्या है? सोर्स अपनी जगह पे रुकी हुई है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो आप नोट करो, यहाँ पे जो आपके पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है? 2 सेम फेज वाले कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। ऐसे ही है ना? अरे भैया, अगर हम वेव लेंथ को डिफाइन करें और इस तरीके से डिफाइन करते जाएं तो हम वेव लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 सेम फेज, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान का फासला। जैसे अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल जैसा पॉइंट ये वाला है। देखो यहां के बाद वेव कहां जा रही है? ऊपर। और यहां के बाद भी वेव कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो इन दोनों के दरमियान का ये जो फासला होगा, इसको हम लोग क्या कहा करते थे? वेव लेंथ कहा करते थे। ठीक हो गया? ये सारी बातें हमें पता है। तो आप नोट करो, यहां पे भी आपको नजर आ रहा है 2 वेव्स के दरमियान का फासला या वेव फ्रंट्स के दरमियान का फासला वही है। और यहाँ पे भी क्या है मेरे बच्चे? वही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा होगा वो वही फ्रीक्वेंसी होगी जो सोर्स यहाँ से क्या कर रहा है? प्रोड्यूस करता जा रहा है। अब हमने जब अपना मूविंग सोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये सारे के सारे फिनोमिनाज यहीं से निकलते हैं। मूविंग सोर्स वाला हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने ये बात की थी, ये मान लीजिए हमारे पास सोर्स है और ये मेरा बेटा हमारे पास क्या मौजूद है? ऑब्जर्वर मौजूद है। ठीक है? टाइम t = 0 पे आपके पास यहाँ पर एक वेव ऐसे मौजूद है, ये वेव मौजूद है। और ये टाइम t = 0 पे यकीनन वेव किसने इमिट की हुई है? ये मेरा बेटा सोर्स ऑफ साउंड ने इमिट की हुई है। और ये आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी v। ये सारी बात हमने लेक्चर नंबर 16 में बहुत तफसील से ऑलरेडी कर ली है। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा वेव है, इसके अंदर आप सिर्फ ये वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करो। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जिसको मैं पॉइंट A का नाम दे रहा हूँ, इस पूरी वेव को यहाँ ऑब्जर्वर मौजूद है। इस ऑब्जर्वर के पास से गुजरने में इस पूरी वेव को टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड लगेगा। भाई किसी भी पॉइंट से वेव के गुजरने का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, 1 वेव, 1 पल्स। ठीक है? तो ये पूरा यहां से गुजरने में टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो आपका सोर्स है ये स्टेशनरी नहीं है, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी मैंने मानी हुई है वेलोसिटी vs के बराबर है। जब मेरा बेटा ये पूरा वेव इस ऑब्जर्वर के ऊपर से गुजर रहा होगा तो सोचो, ये जो सोर्स है ये रुका हुआ तो नहीं होगा, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और उतनी देर में हमें ये बात पता है कि ये जो मेरा सोर्स है ये कुछ आगे आ जाएगा। मान लो ये सोर्स यहाँ पे आ गया, यानी कि सोर्स ने ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय v × t। ठीक है? हमने पढ़ी थी ना ये बात, s = v × t। ये वो डिस्टेंस है जो सोर्स ने उसी टाइम पीरियड में कवर किया जिसने में इसको वेव क्रॉस कर रही थी। तो अब जो मेरा बेटा ये जो ऑब्जर्वर था, अच्छा ये वेव ने इसे क्रॉस कर दिया। तो आप नोट करो, ये वेव ऐसे आगे जा चुकी है, ये पॉइंट A है, यहां ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब आप नोट करो, ऑब्जर्वर को जो वेवलेंथ पता चल रही है वो सिर्फ ये वाली पता चल रही है, कंप्रेस वेवलेंथ। क्यों? वेवलेंथ का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया? 2 कंसेक्यूटिव सिमिलर पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। देखो
सोर्स अभी यहां है, तो मेरा बेटा जो नई वेव इमिट होगी वो यहां से होगी, हाँ या ना। तो जो ए पॉइंट था वेव का स्टार्टिंग, अब ए पॉइंट यहां है, तो जो ऑब्जर्वर को वेव पता चल रही है वो ये वाली वेव है ना, बोलो ये बात समझ आ रही है? ये ऑब्जर्वर को वेव पता चल रही है। अरे भैया स्टार्टिंग पॉइंट वेव का अब यहां है और जो वेव क्रॉस करके गई है उसका ए वाला पॉइंट यहां है, तो ऑब्जर्वर के लिहाज से तो ये वेवलेंथ हो गई ना। आप बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सेम चीज है, बस हमने इसके आगे चलना है अभी। ये तो मैं वैसे ही रिवाइज कर रहा हूं। हमने क्या बात पढ़ी थी, फिर सुनो, कोई जल्दी नहीं, ऐसा ऐसा देखो। टाइम t = 0 पे ये सूरत हाल है, ये वेव आगे जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ऑब्जर्वर भाई साहब यहां खड़े हुए, वेव के आगे जाने की कुछ रफ्तार है, मान लेते हैं वेव के आगे जाने की रफ्तार है v। भैया तुम क्यों अजियत दे रहे हो, तुम सही हो जाओ। चलो देखो, इसके आगे जाने की रफ्तार क्या है, v है, और इसको ये पूरा क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम t लगेगा। कैसे पता चला सर आपको टाइम t लगेगा? देखो इस पूरे वेव की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई लैम्डा के बराबर है, जो एक्चुअल वेवलेंथ है। इसको गुजारना है, आपको पता है s = v × t होता है। अब t आपको चाहिए तो t विल बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। s कितना है, लैम्डा, और वेलोसिटी v है, और लैम्डा अपॉन v किसके बराबर होता है बच्चे, t के बराबर होता है, नहीं तो 1/f के बराबर होता है। अरे भैया ये तो पढ़ा है ना, v = f लैम्डा, f विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाई लैम्डा, दोनों साइड को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/f विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई v, और 1/f क्या होता है, कैपिटल T। तो यही तो मैं बता रहा हूं आपको जब से भैया कि इसको गुजारने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर लगेगा, साबित भी हो गया। ठीक है, अब देखो जितनी देर में ये वेव इसके ऊपर से गुजरेगी, ए पॉइंट यहां पर आएगा, उतनी देर में सोर्स आगे आ जाएगी, नई वेव इमिट करेगी। अब देखो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर तो वेवलेंथ नाप रहा है, तो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ जो इमिट हुई थी उसके मुकाबले में कंप्रेस हुई नजर आ रही है। ये वेव गुजरने में अब टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो टाइम पीरियड कम हो गया, तो जो इसको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, पेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो पहले के मुकाबले में क्या हो गई, बढ़ गई। समझ आती है बात की? अब आप ये चीज सीखो, ये जो ऑब्जर्वर है इसको जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, या इसके जो एयर ड्रम तेजी से ऑसिलेट कर रहे हैं, ज्यादा रैपिडली ऑसिलेट कर रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 1 सेकंड में ज्यादा साइकिल। तो 1 सेकंड में ज्यादा साइकिल कब होंगे, जब पार्टिकल तेजी से ऑसिलेट करेगा। देखो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रहा है, इसके 1 सेकंड में कम साइकिल होंगे, तेजी से ऑसिलेट करेगा तो 1 सेकंड में ज्यादा साइकिल होंगे। तो जो ऑब्जर्वर है इसका एयर ड्रम तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड ये डिटेक्ट कर रहा है। ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है कि वेवलेंथ कितना कंप्रेस हुई है। सोच के देखो भैया, अगर ये सोर्स यहां आने के बजाय यहां पहुंच चुका होता तो वेवलेंथ इतनी सी रह जाती। अभी इस वेवलेंथ को यहां से गुजरने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये सोर्स यहां पे आता तो वेवलेंथ बिल्कुल ही छोटी सी रह जाती, गुजरने में और कम टाइम लगता, फ्रीक्वेंसी और क्या होती, बढ़ जाती। गोया के सोर्स जितना तेजी से मूव करेगा, सुनना गौर से, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जितना ज्यादा होगा, ऑब्जर्वर को जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो इतनी छोटी मिलेगी, वो अपेरेंट वेवलेंथ इसको गुजारने में टाइम उतना कम लेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? देखो ऑब्जर्वर को अपेरेंट वेवलेंथ कम होती क्यों मिल रही है, क्योंकि ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आती है तो अपेरेंट वेवलेंथ श्रिंक होती है, ये वेव ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में पहले के मुकाबले में टाइम कम लेगी। जितना वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी, गुजरने में टाइम उतना कम लेगी, फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? अभी हमने जो केस पढ़ा इसमें क्या सीन था, इसको जब आप किताबों में देखते हो तो मैंने आपको बताया था, जब सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो आपको जो वेव्स दिखाई जाती है ना वो इस तरह से दिखाई जाती हैं, साउंड वेव, कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है मान लो, और यहां पे देखो हर तरफ से आपको जो डिस्टेंस है वो एक बराबर डिस्टेंस आपको मिलता चला जा रहा है। अब यही सोर्स मेरा बेटा अगर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए तो क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, वेव कंप्रेस हो रही है। देखो यही सूरत हाल अब ऐसे बन जाएगी, आपके पास एक तरफ जो वेव है ना वो कंप्रेस हो रही है, यानी कि डेंसर रीजन फॉर्म हो रहा है वेव का। डेंसर रीजन से क्या मुराद है, करीब करीब आ रही है वेव। देखो ये आपके पास, देखो अब मेरा बेटा यहां पे आपके पास ये वाली वेवलेंथ देखो, ये वाली वेवलेंथ आपकी एक्सपेंड हो गई है, और ये वाली वेवलेंथ देखो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। भैया यहां जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इसकी तरफ जा रही है ना, ये सोर्स ऐसे जा रही है, सोर्स इसकी तरफ जा रही है, तो ये वेवलेंथ कंप्रेस हो रही है, और जहां से सोर्स दूर जाती है, जिस ऑब्जर्वर से दूर जा रही होगी उसके लिए वेवलेंथ क्या हो रही होगी, एक्सपेंड हो रही होगी। अभी जो आप कंडीशन पढ़ रहे हो इसके अंदर Vs क्या है, लेस देन V के बराबर है। Vs से क्या मुराद है
कि आपके पास जो सोर्स का स्पीड है वो साउंड के स्पीड के मुकाबले में क्या है, कम है। जब कभी भी सोर्स का स्पीड साउंड की स्पीड के मुकाबले में कम होगा बच्चे, इसे हम कहते हैं सबसोनिक स्पीड। क्या कहते हैं? सबसोनिक स्पीड। और एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको मेरे बच्चे हम कहते हैं मैक नंबर। क्या कहते हैं? मैक नंबर। मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। इसका एक सवाल भी माजी में आया है, वो भी अभी कराता हूं। मैक नंबर इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी आप नोट करो, अभी जो हमने केस डिस्कस किया इसमें सोर्स का वेलोसिटी कम है, साउंड का वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। सोर्स का वेलोसिटी कम है, साउंड का वेलोसिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल मैक नंबर का वैल्यू 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं इसको बाज़ दफा ऐसा भी कहा जाता है कि मैक नंबर लेस देन 1। और माजी में एमसीक्यू ये पूछा गया, इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसोनिक कहलाएगी या सुपरसोनिक कहलाएगी। तो आंसर इज क्या कहलाएगी, सबसोनिक कहलाएगी मैक नंबर लेस देन 1 के लिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आहिस्ता आहिस्ता सुनो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे कभी ना कभी आपने अपने गली मोहल्ले में पानी पड़ा हुआ देखा होगा, आप उस पर एक पत्थर ड्रॉप कर दो तो ऐसे गोल 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 सी लहरें आगे जाती हुई नजर आती हैं, रिपल्स जिन्हें आप कहते हो। समझ आ रहा है? यही चीज यहां पे नजर आ रहा है। सोर्स रुका हुआ है, साउंड रुका हुआ है, ये मस्त जो भी कुछ इमिट करेगा वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ यहां ऑब्जर्वर क्या कर रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा। अब सोर्स को चढ़ गई मस्ती, सोर्स ने बोला हम रुके नहीं रहेंगे। ये सूरत हाल है, एक वेव टाइम t = 0 पे यहां मौजूद है, ऐसे आगे जाने के लिए ऑब्जर्वर को क्रॉस करने के लिए, ऑब्जर्वर के एयर ड्रम को हिलाने के लिए इस वेव को इसे क्रॉस करने में टाइम लगेगा कैपिटल T, विच इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और इतनी देर में ये सोर्स भी कुछ आगे आ गया। ऑब्जर्वर ने जो वेव नोट करी कंप्रेस्ड वेव है, अब इस वेव को गुजरने में टाइम पहले के मुकाबले में कम लगेगा। यही वजह है कि हम कहते हैं जब सोर्स ऑब्जर्वर के नजदीक आ रही है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिटेक्ट कर रहा है। फिर मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा अगर उसी टाइम टी में सोर्स यहां तक आने के बजाय यहां तक आ जाता तो ऑब्जर्वर और छोटी वेव एक्सपीरियंस करता। जितनी छोटी वेव होती उसे गुजरने में टाइम उतना कम लगता, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती। मैंने कहा गोया के जितना आप सोर्स स्पीड बढ़ाते जाओगे वेवलेंथ उतना श्रिंक होता जाएगा, जितना वेवलेंथ श्रिंक होता जाएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती जाएगी। समझ आ गई? जितना आपकी स्पीड ऑफ सोर्स बढ़ जाएगा, सोर्स की स्पीड बढ़ जाएगी, वेव जितनी देर में ऑब्जर्वर को पास करेगी सोर्स उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो ऑब्जर्वर वेवलेंथ नोट करेगा वो उतनी श्रिंक हुई हुई होगी और दूसरे एंड से उतनी एक्सपेंड हुई हुई होगी इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए, और उसको यहां से गुजरने में वेव को टाइम उतना कम लगेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ जाएगी। अपेरेंट टाइम पीरियड कम होगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ आ गई बात क्या? हमें इसका एयर ड्रम उतनी तेजी से ऑसिलेट कर जाएगा। फिर मैंने बताया किताब में ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, समझ आ गई। फिर मैंने कहा अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, सोर्स का स्पीड कम है और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, ज्यादा है, तो इसको कहा सबसोनिक स्पीड है यहां पे ये। और ये मैक नंबर क्या है, रेशियो है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी रेशियो है। अर्नेस्ट मैक करके आपके पास एक फिजिसिस्ट था जिसने पहली बार ये फिनोमिना दिखाया था, उसके ऊपर अभी आगे आ रही है बात, ठीक है। तो ये आपके पास है रेशियो है बिटवीन टू स्पीड्स। कौन कौन सी? स्पीड ऑफ सोर्स है ये, सोर्स एस स्टैंड फॉर सोर्स, सोर्स की स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक हो गया? तो इसका जो रेशियो है ये क्या लाता है अपने पास, क्या मैक नंबर। अभी मैक नंबर क्या है आपके पास, लेस देन 1 के बराबर है। ठीक हो गया? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा वही सूरत हाल मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये मान लीजिए मेरा बेटा आपके पास सोर्स है, ये भैया हमारे पास ऑब्जर्वर मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है हमारा वेव जो ऐसे गुजरने के लिए तैयार बैठा हुआ है यहां पे। इसकी स्पीड क्या है भैया, वेलोसिटी v है, जिससे ये इस ऑब्जर्वर को क्या करेगा, टापेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा बेटा A। सही हो गया? ऑब्जर्वर जो वेवलेंथ मेजर कर रहा है वो A पॉइंट से A पॉइंट के दरमियान की मेजर कर रहा है। यानी कि जब ये वेव इसे क्रॉस करेगा, टाइम कैपिटल T गुजरेगा, ये सोर्स आगे आ जाएगा, नया वेव इमिट करेगा तो A पॉइंट यहां होगा, तो ऑब्जर्वर को ये वेव ऐसे नजर आएगी। व्हाट इफ अगर ये जो सोर्स आगे जा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो सोर्स आगे जा रहा है इसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर हो जाए। सोच के देखो, अगर ये जो सोर्स आगे भाग रहा है ये उसी वेलोसिटी से आगे जाए जो क्या है, साउंड की वेलोसिटी है, सोचो तो क्या होगा। तो होगा ये, जैसे ही ये वेव आगे जाएगा, जिस रफ्तार से ये वेव आगे जाएगा सोर्स भी साथ चिपक के जाएगा। सोचो
ये जो सोर्स का पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, ये साथ चिपकते चिपकते यहां तक आएंगे, यानी कि सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि जब ये वाली वेव यहां आएगी, समझना गौर से, सुनना गौर से, जब ये ए पॉइंट यहां पहुंचेगा, सोर्स भी तभी यहां पहुंचेगी। ये बात समझ आई है? क्यों? अरे भैया गौर से सुनो, आहिस्ता आहिस्ता देखो, मैंने क्या बोला, सोर्स का वही रफ्तार है जो साउंड का रफ्तार है। तो साउंड ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ये पूरा वेव इसे क्रॉस कर रहा है, तो साउंड ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कैपिटल टाइम टी में, सोर्स भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। इस केस में क्या होगा, सुनना जरा, इस केस में जो नया वेव इमिट होगा वो भी यहीं से इमिट होगा। ये पुराना वेव, ये नया वेव, ये नया वेव आ गया, तो नए वाले वेव का भी ए पॉइंट यहीं पर होगा। तो आपका जो ऑब्जर्वर होगा, इस ऑब्जर्वर को जो अपेरेंट वेवलेंथ नजर आ रही होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। अपेरेंट वेवलेंथ 0 होगी, अपेरेंट टाइम पीरियड कितना होगा, 0। क्यों भाई? टाइम पीरियड अपेरेंट क्या होता है, जब आपका सोर्स यहां पे आ रहा था पिछले केस के अंदर, तो वेवलेंथ छोटा था, इस वेवलेंथ को ऑब्जर्वर को क्रॉस करने में जो टाइम था वो एक्चुअल टाइम पीरियड के मुकाबले में कम लग रहा था। अब तो वेवलेंथ ही 0 है, तो उसको इस ऑब्जर्वर को गुजारने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितना लगेगा, 0। तो इस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन माजी में पूछा गया क्या, कि अगर आपके पास मैक नंबर 1 है, क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ था, अगर आपके पास मैक नंबर 1 है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर विल बी इनफाइनाइट। क्यों? मैक नंबर 1 का मतलब क्या है, Vs डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू 1, और ये 1 कब हो सकता है भाई, अच्छा बात जगह पे ऐसे भी लिखा होता है U डिवाइडेड बाय C, तो परेशान नहीं होना, U से मुराद सोर्स का स्पीड और C से मुराद स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, साउंड का जो भी स्पीड है, वेव का जो भी स्पीड है वो ये रहा, ठीक है। 1 का मतलब ये दोनों बराबर है, U इज इक्वल टू C, या आप कहोगे VS इज इक्वल टू V। इस केस में बच्चे हम कहेंगे मैक नंबर आपके पास क्या है, 1 के बराबर है। तो भाई साहब होगा क्या, अपेरेंट वेवलेंथ 0 हो जाएगी, क्योंकि पुरानी वेव जब यहां पहुंची सोर्स भी यहीं पहुंच गई। सही है। अब आप नोट करना, मजीद देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई, बात चल रही है। ये सोर्स है, ये इसने एक नई वेव इमिट करी। अब मान ले भाई यहां एक और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये दोनों वेव आगे जा रही है विद वेलोसिटी v, सोर्स भी आगे इसी रफ्तार से जा रही है। अब आप नोट करो, क्या मैं ये कह सकता हूं ये ब्लैक वाली वेव इस वाले ऑब्जर्वर को कैपिटल टाइम t में क्रॉस करेगी, ये आ गई मेरी ब्लैक वेव, और ये जो रेड वेव है ये भी, ये यहां एक नया ऑब्जर्वर है, ये भी इसको इतनी ही टाइम में क्रॉस करेगी, और आपका ये जो सोर्स है, आपका ये जो सोर्स है ये भी इस टाइम में उठ के यहीं पर आ जाएगा। बोल भाई हाँ या ना, आपका सोर्स क्या हो रहा है, यहीं पे आ जाएगा। क्यों? अरे भैया ये आगे किस रफ्तार से जा रहे हैं, v से, सोर्स भी तो आगे इसी रफ्तार से जा रहा है। कैपिटल टाइम t में ये वेव जब यहां पहुंचेंगी तो आपका सोर्स भी इतना ही डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच जाएगा। अब ये नई वेव इमिट करेगा, ये ऐसे हो क्या रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, चेक करो जरा। पहले आपके पास एक वेव थी, अब एक और वेव, आपके पास ये जो सोर्स है ये आगे बढ़ रहा है, और नई बनने वाली वेव जिसके आगे पाइल अप होती जा रही है। देखो सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक सेकंड में साउंड जितना आगे जाता है सोर्स भी वहीं आ जाता है, नई वेव इमिट करता है, दूसरी वेव भी इसके ऊपर ऐड हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट का फील लो, मजा आने वाला है। देखो ये सोर्स ऑफ साउंड है, इसने साउंड वेव इमिट करी, साउंड वेव बेचारा 330 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाहता था, एक वेव उसकी गई आगे, जो आपका सोर्स है वो भी उतनी देर में वहां पहुंच गया, नई वेव इमिट करी, वो पहली वेव के ऊपर ही ऐड हो गई, आगे गया, नई वेव इमिट करी, वेव्स पाइल अप होती जा रही हैं। आपके पास एक हाई डेंसिटी रीजन बन रहा है जिसमें आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा, या कह लो आगे जाने तो दिया जा रहा है लेकिन सोर्स भी उसके पीछे चिपक 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 के चल रही है। समझ आ रही है बात की? देखो ये सोर्स है, साउंड वेव इमिट करी, यहां पर है, साउंड आगे गई, सोर्स भी साथ साथ चिपक के चली गई, नई वेव इमिट करी, वो भी यहीं आ गई, नई वेव वो भी यहीं, नई वेव वो भी यहीं, तो आगे वेव 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 ऐड होती जा रही है। जब वेव 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 ऐड होती जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, इस रीजन में हाई प्रेशर, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, पाइल अप होते जा रहे हैं। जो क्रस्ट होते हैं ना वेव के क्रस्ट, ये क्रस्ट क्या हो रहे हैं, यहां पे ये देखो ना, ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट सोर्स के मुंह पे पाइल अप होता जा रहा है, ये क्रस्ट है जो सोर्स के मुंह पे पाइल अप पाइल अप पाइल अप पाइल अप पाइल अप पाइल अप होते जा रहे हैं। एनर्जी बहुत छोटे सी जगह पे जमा होती जा रही है। अब जब ये वाली सोर्स, जैसे कोई जहाज है, ये कॉनकॉर्ड एक जहाज है जो मूव करता है मैक 1 से, ये वाली सोर्स जब किसी जगह से गुजरेगी तो आपको एक लाउड साउंड सुनाई देगा जिसको कहते हैं सोनिक बूम। क्या कहते हैं? सोनिक बूम। फील आया? सोनिक बूम क्यों है, लाउड साउंड क्यों आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सोर्स।
जो आपकी साउंड है वो सोर्स से आगे जा ही नहीं पा रही, सोर्स के मुंह पे जमा होती जा रही है सारे के सारे। एक बहुत ज्यादा एनर्जी इस छोटे से रीजन में डेंस हुई हुई है, कॉम्पैक्ट हुई हुई है, ये जहां से गुजरता है इसको अपन लोग कहते हैं सोनिक बूम, जब सुनाई देती है आवाज। और ये कंडीशन मैक 1 कंडीशन कहलाती है। अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है। आपके पास जो जहाज होते हैं, एरोप्लेन जब मैक 1 पर आते हैं, मैक 1 का मतलब अगर इतना तेज चलना शुरू हो जाए कि उनका स्पीड और उस मीडियम में जो भी, मैं बार बार उस मीडियम में साउंड का स्पीड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें यह बात पता है कि साउंड का स्पीड चेंज होता है टेम्परेचर के लिहाज से, और जो जहाज जितना ऊपर जाएगा टेम्परेचर उतना चेंज होगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी वहां पे क्या होगा भाई साहब, चेंज होगा। ध्यान में रख लिएगा ये बात आप, ठीक है। इसका एक सवाल भी है, छोटा सा भी हम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये मैक 1 पे आएगा तो अल्टीमेटली इसके आगे प्रेशर पाइलअप होना शुरू हो जाएगा, क्रेस्ट साउंड वेव के पाइलअप होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जहाज टर्बुलेंस फील करेगा। टर्बुलेंस क्या मतलब है, झटके मुटके लेगा। इसलिए मैक 1 कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर बैन है। कमर्शियल फ्लाइट जितनी भी होती हैं, जो आपके जहाज होते हैं, उनको लेस देन मैक 1 पे रहना होता है, उनकी स्पीड शुड बी लेस देन मैक 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें जरा हम। सोनिक बूम तो हमने सुन लिया, वो जो लाउड साउंड है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई, मिसाल के तौर पे एक कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और उसके लिए मैक नंबर का वैल्यू है 3, और ये जिस जगह पे फ्लाई कर रहा है, मान लीजिए उस एल्टीट्यूड की वजह से वहां का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। आपने बताना है इस जहाज की स्पीड क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स आपसे पूछ रहा है सवाल। मैक नंबर 3 है, ठीक है। ये इस तरह का एक क्वेश्चन माजी में आया हुआ। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे, और उस जगह पे एल्टीट्यूड चेंज करने से टेम्परेचर चेंज होता है ना, और टेम्परेचर चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है, ठीक है। तो आपको बोल रहे 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना भाई साहब, वहां पे क्या है आपका टेम्परेचर है, और मैक नंबर है उसका 3। आपने बताना है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या होगी। जल्दी से ये चीज छाप लो और सवाल को सॉल्व कर लो। चलो 1 2, चलो भैया मैं करके दिखा दूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नस्ट के एक माजी के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, बकरी सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमने चलना है शॉक वेव्स की तरफ। देखो मैक नंबर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, U/C, वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर इज 3, ये मालूम करना है। ये आपको अभी नहीं पता C, तो C का वैल्यू निकालते हैं। एक चीज हमने पढ़ी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर होती है एट एनी टेम्परेचर 332 + 0.61 इंटू T। जब मैंने आपको इसी चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया था स्पीड ऑफ साउंड का, मौजूद होगा वेव्स के इनिशियल लेक्चर में, तो मैंने बताया था अगर टेम्परेचर जो है वो 10-20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से आगे 10-15-20 तक चेंज हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो शॉर्टकट। वरना वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू 332 √TK/273 यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे 332 + 0.61, टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 332 प्लस ये हो जाएगा आपका 6.1, ऐड कर देंगे 338.1 आ रहा है तकरीबन। इसको आप 338 मीटर पर सेकेंड ले लो। ये क्या निकाला आपने, ये निकाला आपने, ये क्या निकाला, ये निकाला आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड ओवर एयर। जिस जगह पे ये जहाज फ्लाई कर रहे हैं ना, इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इस मीडियम का कितना है 338 मीटर पर सेकेंड। अब लाके यहां पुट कर देंगे, ये हो गया 338, इसको वहां बेस के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u विल बी इक्वल टू 3 × 338। 8 3 हो गया 24, 4 आया 2 गया, 3 3 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 3 3 9 + 1 हो गया 1014 मीटर पर सेकेंड। 8 3 24 और 2 यहाँ गए, 3 3 9 2 1 11 इधर आ गया, 3 3 9 1 10, ठीक है। 1014 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, सवाल छाप लो। अब चलते हैं कि अगर सोर्स का जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए फिर क्या होगा। अब देखो मेरा बेटा, अभी तक हमने ये चीज तो देख ली कि सबसे पहले ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, दोनों रुके हुए, जो ये इमिट करेगा वो इससे मिल जाएगा। अगर सोर्स इमिट करने के साथ साथ मूव भी कर रहा है तो जितनी देर में इसे वेव क्रॉस करेगी ये आगे आ जाएगा, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी, अपेरेंट वेवलेंथ डिक्रीज हुई मिलेगी, शॉर्ट एंड वेवलेंथ मिलेगी, कंप्रेस वेवलेंथ मिलेगी। और अगर सोर्स और साउंड की स्पीड एक बराबर है तो इन्हें वेव इमिट करी, वेव इसे क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगी सोर्स यहां पहुंच जाएगा। नई वेव इमिट करेगा तो नई वेव पुरानी वेव के साथ इसके ऊपर पाइल अप होती चली जाएगी। अब अगर ऐसा हो जाए
कि किसी तरह से, अच्छा ये जो सोर्स के आगे वेव पाइलअप हो रही होती है ना, इसको कहा जाता था साउंड बैरियर। हालांकि ये कोई बैरियर वगैरह नहीं है, लेकिन इसे कहते थे साउंड बैरियर, क्योंकि हाई प्रेशर वॉल्स बिल्डअप हो रही होती थी और वहां पे टर्बुलेंस फेस कर रहा होता था आपका जहाज। तो बहुत टाइम तक जो आपके ये पायलट से इन्होंने कोशिश करी कि साउंड बैरियर को ब्रेक करें। साउंड बैरियर को ब्रेक करने का मतलब क्या था कि वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट टेंड टू बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हुआ नहीं, बहुत टाइम के बाद जाके ये चीज अचीवेबल हुई थी। अब मान लो आपके पास कोई एक ऐसा सोर्स है जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड से तेज जाएगा, तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखो, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास एक सोर्स है, ये क्या आपके पास एक अदद सोर्स है, ठीक है। अब सूरत हाल ये कि ये सोर्स ऐसा है जिसकी वेलोसिटी साउंड के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है। यानी एक सेकंड में ये सोर्स ज्यादा दूर जाएगा और साउंड आपके पास थोड़ा दूर जाएगी। समझिएगा बात को जरा। इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं। देखो, अभी समझ में आ जाएगा ये मैं गोले अंडे क्या बना रहा हूं, सब समझ में आएगा। देखो समझो, ये देखो मेरा बेटा, ये मान लो हमारे पास ये सब क्या है, सब छोड़ दो, आपको कुछ नहीं पता। मान लो देखो, ये मेरा बेटा हमारे पास सोर्स जो थी ना वो यहां पे मौजूद थी इस पॉइंट के ऊपर। सोर्स से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी चीज जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। सोर्स यहां मौजूद थी, इसने एक साउंड वेव इमिट करी। जो साउंड वेव इमिट होती है ना वो ऐसे होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेवल करती भी जाती है हर डायरेक्शन में। तो ये ट्रेवल करती भी जा रही है आपके पास, ठीक हो गया। आपके पास कुछ टाइम टी बाद ये सोर्स आपके पास पहुंच गई। यहां पे ये सोर्स पहुंच गई कितने टाइम में? टाइम टी में। और ये जो वेव थी ना ये यहां पहुंची है, ये देखो ये टाइम टी में यहां पहुंची। आप नोट करो, जो सोर्स है ना ये यहां पहुंच चुकी है। ये इसकी न्यू पोजीशन है, ये इसकी ओल्ड पोजीशन है। इसे मैं कह देता हूं एस नॉट एस एन। एस नॉट ओल्ड पोजीशन ऑफ द सोर्स, एस एन न्यू पोजीशन ऑफ द सोर्स आफ्टर टाइम टी। सोर्स ने इतना फासला कवर किया और इसने इतना फासला कवर किया। यानी आप इसको यूं भी देख सकते हो, ये जाहिर है सर्कल है, तो यानी कि यही डिस्टेंस ये भी होगा, यही होगा, मतलब ये वही वाला वेव फ्रंट है ना। अभी देखो, ये मेरा बेटा जो डिस्टेंस कवर किया है v इंटू टी, ये किसने किया है? साउंड ने किया है। और ये किसने किया है? सोर्स ने किया है। ये किसने किया है भाई? सोर्स ने किया है। वी एस मल्टीप्लाई बाई टी। टी कोई भी टाइम है जिसके बाद हम बात कर रहे हैं। आप फील करो हो क्या रहा है। जब तक आपके पास साउंड और सोर्स की, फील करना कॉन्सेप्ट को, जब तक आपके पास साउंड और सोर्स की स्पीड एक जैसी थी, जो आपकी साउंड थी वो टी टाइम में यहां पहुंची थी, सोर्स भी टी टाइम में यहां था, नई वेव इसके ऊपर ही पाइल हो जाती थी। और जब तक साउंड की स्पीड ज्यादा थी तो सोर्स पीछे होती थी, साउंड आगे होता था। यही तो फील कर रहे थे जब से हम, यही तो था, जब से साउंड आगे होता था सोर्स पीछे होता था। जब आपने दोनों की स्पीड बराबर करी तो उसके ऊपर ही चिपकना शुरू हो गई, प्रेशर वॉल बिल्ड होना शुरू हो गई। अब उल्टा हो गया, सोर्स की स्पीड ज्यादा है और साउंड की स्पीड कम है। सोर्स टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया ये डिस्टेंस कवर करके, साउंड ने टी टाइम में यही डिस्टेंस कवर किया है और साथ साथ इसने मजीद गोले भी इमिट किए। इस तरह से क्या होता है, ये आपके पास एक अदद कोन फॉर्म होती है और इसको मेरा बेटा कहा जाता है मैक कोन। क्या कहते हैं इसको? मैक कोन। और इसमें आपका जो सोर्स होता है ये यहां पे होता है और इस पॉइंट को कहते हैं एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? वो आपने बर्थडे वाली कैप देखी है, उस बर्थडे वाली कैप में जो टॉप होता है ना उसको कहते हैं एपेक्स ऑफ द कोन, ठीक है। एपेक्स ऑफ द कोन जो उसका कॉर्नर वर्टेक्स होता है, ये होता है। क्लियर हो गया? ये इस तरह के आपने गोले मोले बने देखे होंगे, अब शायद फील आ रहा हो ये क्या है। ये इसने साथ साथ ये जो चीजें इमिट करता हुआ जा रहा है। अब इसमें होगा क्या समझो, एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, ये जहाज ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर ऐसे जमीन पे खड़ा हुआ है। जब ये ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा ना जहाज इसके ऊपर से जा रहा है, तो इसको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों? जहाज तेज है, साउंड तो उसके पीछे आ रही है। ऑब्जर्वर को देखेगा जहाज गुजर गया, मस्त, कोई आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब ये आगे पहुंचेगा और ये जो कोन है ये इससे इंटरैक्ट करेगी ना आगे, तो वो सुनेगा। ये वाली जो ये वेव पाइलअप हो रही होती हैं ये कहलाती हैं शॉक वेव्स। क्या कहलाती हैं ये? शॉक वेव्स। शॉक वेव के केस में क्या होता है कि आपका जो मैक नंबर है दिस इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपके पास स्पीड ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। शॉक वेव में क्या है, पहले आपके पास सोर्स गुजरेगा, साउंड उसके बाद में आएगा, क्योंकि सोर्स इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड।
तो ये पहले गुजरेगा, ये पीछे से आएगा, तब उसको जाके सोनिक बूम सुनाई देगा। मैक नंबर 1 और मैक नंबर ग्रेटर देन 1 में एक ही फर्क है। मैक नंबर 1 में ऑब्जेक्ट के साथ ही साउंड सुनाई देता है, सोनिक बूम, लाउड साउंड, ठीक है, थंडर लाइक साउंड। शॉक वेव में क्या होता है, या मैक नंबर ग्रेटर देन 1 में या मैक कोन वाले केस में क्या होता है, सोर्स पहले गुजरता है और जो आपका साउंड होता है वो उसके बाद में आता है, क्योंकि वो तेज चल रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहरहाल अपनी हर किताब में लिखी हुई मिल जाएगी। अब मेरा बेटा इसी की बेसिस के ऊपर ना, इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन हैं, वो मैं मोटी मोटी ऊपर से डिस्कस कर लेता हूं, आप किताब खोल के उन्हें पढ़ सकते हो। एक एप्लीकेशन है जिससे क्वेश्चन आता है, वो मैं यहां पे पहले एक्सप्लेन कर दूं। वो है मेरा बेटा रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। जहन में रखिएगा, आपके पास ये जो डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना है, ये सारे के सारे वेव्स के ऊपर एप्लीकेबल है, गोया के लाइट वेव पे भी एप्लीकेबल है। तो लाइट वेव के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बस जहन में रखिएगा, लाइट वेव की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी जो फॉर्मूले आप पढ़ के आए हो वो एज इट इज आप यूज कर सकते हो लाइट वेव्स के लिए भी। अब देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास अर्थ है। आपको ये बात तो पता है कि जो भी कोई सितारा होता है, स्टार होता है, इससे आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो हम अर्थ पे रिसीव कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें स्टार से, गैलेक्सी से कहां मिल रही होती है, अर्थ के ऊपर। और साथ साथ आप ये बात भी पढ़ चुके हो कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रही होगी तो वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। सिमिलरली मेरा बेटा जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो आपकी विजिबल लाइट होती है ना, जिसको आप पढ़ते हो विब ग्योर के नाम से, पढ़ा है ना, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें रेड जो होता है ये तकरीबन 700 नैनोमीटर के आसपास होता है, और वायलेट जो होता है ये तकरीबन 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। यानी जहन में रखिएगा, जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ये वाला जो एंड होता है ना, इसको हम कहते हैं रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इस वाले एंड को हम कहते हैं ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। वायलेट ब्लू के शेड में से ही आ रहा है, तो ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब फील करना, आपने कभी सुना होगा ना, लोग कहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो बता रहे होते हैं, यार ये स्टार हमारे अर्थ के करीब आ रहा है, ये स्टार हमारे अर्थ से दूर जा रहा है। उन्हें कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है, जो स्टार होता है ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां आ रही होती हैं, अर्थ पे। अब जब ये स्टार करीब आना शुरू हो जाएगा, मान ले भाई ये स्टार यहां से उठ के यहां पे आ गया, ये सोर्स है ना आपकी, भाई स्टार से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ये आ रही है, यहां पे आ रही है, समझना। जब ये सोर्स करीब आ जाएगा अर्थ के, यानी कि अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो जो वेव्स सोर्स से अर्थ पे आएंगी, स्टार से अर्थ पे आएंगी, उनकी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही है? अगर अर्थ और स्टार के दरमियान का फासला कम होगा, ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान का फासला कम होगा, तो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो शॉर्ट हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। यानी इसे हम कहते हैं वेवलेंथ ब्लू एंड पे शिफ्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना को कहा जाता है ब्लू शिफ्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट। हम कहते हैं वेवलेंथ हैज बीन शिफ्टेड टू द ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ब्लू शिफ्ट। सिमिलरली अगर ये स्टार रिसीड कर रहा होगा, दूर जा रहा होगा और रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द स्टार इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये वेवलेंथ रेड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, वेवलेंथ एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट फिनोमेना। तो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट क्लियर हो गया। ब्लू शिफ्ट में क्या है? जब कभी भी कोई स्टार, कोई गैलेक्सी अर्थ के करीब आ रही होगी, तो जो वेव्स वहां से रिसीव हो रही होंगी वो नॉर्मल वेव्स के मुकाबले में शॉर्टर हो जाएंगी। दूर जा रही होंगी तो वो नॉर्मल सेम सोर्स से अगर वेव्स हासिल की जाए उसके मुकाबले में एक्सपेंड कर जाएंगी। रेड शिफ्ट दूर जाते वक्त, ब्लू शिफ्ट करीब आते वक्त। याद कैसे रखोगे? रिसीड आर से आता है, रेड शिफ्ट भी आर से आता है। रिसीड मायना दूर जाना। रेड शिफ्ट पे कब होगा? जब स्टार रिसीड कर रहा होगा, दूर जा रहा होगा, एक्सपेंड करेगी वेव। करीब आ रहा होगा, ब्लू एंड पे आएगी, ब्लू शिफ्ट हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा। इसके अलावा मेरा बेटा कहां पे यूज होता है? सोनार टेक्नोलॉजी में आप यूज करते हो। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो जहाजों में लगा होता है, बताता है कि सी बेड से आप कितना ऊपर हो, आगे ऑब्स्टिकल कहां है। टाइटैनिक में सोनार टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो डूब गया था, पता है ना? सही। तो सोनार में होता है। जो आपकी चमगादड़ होती है, बैट एंड डॉल्फिन,
वो यूज़ करती हैं इसको, वो लोकेट करती हैं। बैट और डॉल्फिन में खुदा ने सलाहियत रखी है, वो वेव्स जनरेट करती हैं, सामने उनका जो शिकार होता है उससे वो वेव टकरा के वापस आती हैं, तो वो डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करती हैं। फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट होता है, डॉपलर इफेक्ट, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करती हैं। उससे पता चल जाता है कि वो शिकार इनसे कितना दूर है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। सैटेलाइट ट्रैकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आप डॉपलर इफेक्ट पे बेस करते हो। सिमिलरली आपके जो एयरपोर्ट पे टावर्स होते हैं, जो आपके पास वेरी हाई ओमनी डायरेक्शनल रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, जो एयरप्लेन को लैंड करने में और टेक ऑफ करने में हेल्प करते हैं, वो इसका सहारा लेते हैं। सिमिलरली आपके पास हम बहुत सारी जगहों पे एक्स रेज की जगह पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज कर रहे होते हैं डिटेक्शन के लिए कि क्या इंजरी है, क्या मसले मसाइल है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें। और मेरा बेटा इसके अलावा तो मुझे नहीं याद आ रहा कोई भी, और रेडार्स और स्पीड ट्रैप भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं वही देख रहा था, कुछ भूल तो नहीं गया। रेडार्स और स्पीड ट्रैप, रेडार लगा हुआ होता है ना, कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है या जा रहा है, सोचो कैसे काम करता होगा रेडार। ठीक है, रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता होगा। अगर कोई जहाज करीब आ रहा है तो ये उसमें वेव फेंकेगा, रिफ्लेक्ट करके वेव्स आएंगी, जाने वाली वेव और आने वाली वेव के अंदर वेवलेंथ कंपेयर कर ली जाएगी। अगर जहाज करीब आ रहा है तो जो इमेज रिफ्लेक्टेड होंगी, जो यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी, जो ये रिसीव करेगा वेव, वो पहले के मुकाबले में शॉर्ट हो जाएंगी। अगर ये जहाज दूर जा रहा होगा तो वो वेव क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। सिमिलरली आपके पास स्पीड ट्रैकर्स लगे हुए होते हैं, आपने देखा है, वो जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस कॉप्स जो होते हैं, वो ऐसे एक स्पीड गन लेके खड़े हुए होते हैं। जैसी कोई गाड़ी गुजरती है ना, उनको पता चल जाता है कि वो गाड़ी जो है ना कितनी स्पीड पे गुजरी है। कैसे पता चलता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रहे होते हैं। जैसी कोई गाड़ी गुजरती है उससे टकरा के वेव वापस आती है, तो जाने वाली वेव, आने वाली वेव, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डेल्टा एफ निकालते हैं, डॉपलर शिफ्ट निकालते हैं, और पता चल जाता है कि वो कितनी स्पीड से, आपकी जो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है ना, उसकी स्पीड आपको पता चली, सोर्स तो ये यहां से जनरेट हो रही है। तो ये सारे का सारा फिनोमेना मेरा बेटा किसके एंड पर आता है, डॉपलर इफेक्ट में आता है। उम्मीद है आपको वेव का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल ऑप्टिक्स का है, जो कि नेचर ऑफ लाइट के नाम से भी बास किताबों में मौजूद रहता हैगा।